हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना थर्ड लेक्चर लेके आ चुके हैं और इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द कंपनी रूल। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ये आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम 1773 से लेके 1858 तक किस तरह से जो आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है इसमें किस किस तरह के चेंजेस आए, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एडमिनिस्टर किया पॉलिटिकली और कमर्शियली, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द रेगुलेटिंग एक्ट। आप जानते हैं 1757 में ब्रिटिशर्स की वॉर होती है पहली, दैट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है। दैट इज़ उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव थे, तो उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा के उस टाइम पे बंगाल में उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने अपना पपेट दैट इज़ मीर जाफ़र को उन्होंने अपॉइंट किया ताकि वो अपनी मनमर्जी कर सकें। बट मीर जाफ़र थोड़ा सा इनफेक्टिव होने की वजह से वो उसको रिप्लेस करते हैं उसके फैमिली मेम्बर से, दैट इज़ मीर कासिम। तो मीर कासिम जो थे, मीर कासिम ब्रिटिशर्स की जो एक्सेसिस थे, ब्रिटिशर्स ने देखिए जब एक तरह से उन्होंने अपना पपेट एस्टैब्लिश किया, वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, ब्राइव मांग रहे थे, अपना प्राइवेट ट्रेड एस्टैब्लिश कर रहे थे और नवाब की किसी भी तरह की बात को नहीं मान रहे थे, किसी भी तरह के ऑर्डर को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए मीर कासिम ने भी आफ्टर सम टाइम उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और मीर कासिम ने दो और रूलर के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। वो दो रूलर थे, दैट इज आप जानते हैं दो रूलर थे, हमारे एक मुग़ल एम्परर दैट इज शाह आलम के साथ मिलकर, और शुजा उद दौला इनके साथ मिलके इन्होंने ये ट्रिपल अलायंस बना। इस ट्रिपल अलायंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और दे मेट एट ए बैटल दैट इज़ नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में ये तीनों बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स के सामने आए, जिसमें इन तीनों की हार हुई बिकॉज आपस में ये एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, कुछ लोग वॉर छोड़ के भाग गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो ये बैटल ऑफ बक्सर भी ये इंडियन रूलर्स हार गए, जिसकी वजह से सारा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया। और ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे जो हमारे मुग़ल एम्परर थे, जो आखिरी लास्ट तक बैटल ग्राउंड में रहे, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा के उस बैटल ऑफ बक्सर में उनसे 1765 में एक ट्रिटी साइन कराई इलाहाबाद में, जिसको कहा जाता है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में उन्होंने शाह आलम को फोर्स किया कि वो बंगाल की दीवानी राइट का मतलब क्या होता है, पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू को कलेक्ट करने की पावर उन्होंने शाह आलम टू से ले ली। और इसी के बाद स्टार्ट होती है पूरी कहानी ब्रिटिशर्स के रूल की इंडिया में, और किस तरह से उन्होंने इंडिया को एडमिनिस्टर किया, किस तरह से इंडिया में से उन्होंने सारी वेल्थ को ड्रेन किया। तो आइए हम अपना पहला लेक्चर पढ़ते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए इस फीचर में होता क्या है। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट अपने पास रख लिए, बट जो लॉ एंड ऑर्डर के राइट्स थे वो उस टाइम पे भी बंगाल के नवाब के पास थे। ठीक है, तो एक तरह की डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी थी बंगाल में। मींस पैसा सारा ब्रिटिशर्स के पास, बट लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की पावर नवाब के पास, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो रूल था क्योटिक हो चुका था, अपनी मनमर्जी कर रहे थे ये ब्रिटिशर्स। तो इसी चीज़ को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये लॉ को एनेक्ट किया और इस लॉ के थ्रू उन्होंने इस ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम बंगाल में चलाया जा रहा था, इसको डिसकंटिन्यू किया। और ये एक फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिशर्स का टू रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। अब देखिए हुआ क्या था। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतनी रूथलेसली वहाँ पे रूल कर रही थी बंगाल में,
और इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये एक तरह के बैंकक्रप्ट हो चुके थे, वहाँ पे काफ़ी हाई डेट में थे इन दोनों से लोन लेके उन्होंने अभी तक इनका कर्जा ख़त्म नहीं किया था। तो देखिए, जैसे मनी लेंडर करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया। तो उन्होंने अपना पैसा पूरा करने के लिए इस एक्ट को एनेक्ट किया। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ इन्होंने की, जो जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको रीडेजिग्नेट किया। उन्होंने कहा अब से ये गवर्नर ऑफ बंगाल जो होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए जाएंगे। और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने, दैट इज़ द लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस एक्ट में एक और चीज़ हुई, और वो दूसरी चीज़ थी, दैट इज़ इन्होंने जो 2 और प्रेसिडेंसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे इंडिया में बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में रूल कर रहे थे। इनकी 3 प्रेसिडेंसी मानी जाती थी उस टाइम पे। इन्होंने जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर किया तो इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दी। और पावर देने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकी जो 2 गवर्नर थे बॉम्बे के और मद्रास के, इसको सबॉर्डिनेट बना दिया टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मीन्स अब जो ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे, नाउ दे आर सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, उस टाइम के गवर्नर जनरल आज के प्रेसिडेंट की तरह। और ये जो गवर्नर है, नॉर्मली गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास आज के जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, यूटीज़ के गवर्नर होते हैं, उनकी तरह ही कंसीडर कर सकते हैं आप इनको। तो इन बॉम्बे के और मद्रास के गवर्नर्स को तो इन्होंने सबॉर्डिनेट बना दिया। मीन्स पहले क्या था, पहले ये सारे गवर्नर इंडिपेंडेंटली अपने एरिया को एडमिनिस्टर करते थे। बट इस एक्ट के बाद इन्होंने इस मद्रास के गवर्नर्स और बॉम्बे के गवर्नर्स को सबॉर्डिनेट बना दिया टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक और इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, दैट इज़ इन्होंने जो अपने ब्रिटेन में जो इनका लीगल सिस्टम था, जो यूज़ होता था, उस लीगल सिस्टम को इंडिया में एस्टैब्लिश किया बाय एस्टैब्लिशिंग सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। 1774 में इन्होंने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की। और उस सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन थी, दैट इज़ एक उनके चीफ जस्टिस थे और 3 उसमें दूसरे जजेस थे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि उस टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल कौन बनते हैं। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे मतलब है बंगाल की सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल मीन्स इंडिया, पूरा वो बंगाल को ही इंडिया समझते थे, बिकॉज बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रोविंस थी। उसमें आज का आधा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एरिया, उड़ीसा का एरिया, असम का एरिया, ये एरियाज आते थे। तो उनके लिए वो इंडिया ही था एक तरह का। तो जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे एस्टैब्लिश की, उस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, दैट इज एलिजा इम्फी। याद रखिएगा, एलिजा इम्फी। शी इज़ नॉट अ फीमेल, ही इज़ नॉट अ फीमेल, ही इज़ ए मेल। ये एलिजा इम्फी, ये पहले चीफ जस्टिस बनते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इस एक्ट में एक और चीज़ इन्होंने की, देखिए कंपनी क्या कर रही थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, दीवानी राइट मिलने के बाद, सर कंपनी के एम्प्लॉयज़ कंपनी में तो काम कर रहे थे, बट साथ साथ में वो अपने अपने प्राइवेट बिजनेसेस को भी कैरी ऑन कर रहे थे। वो जो नेटिव्स थे, जो बंगाल के रहने वाले लोग थे, रूलर्स थे, उनसे ब्राइब ले रहे थे, उनसे गिफ्ट्स मांगते थे, डिमांड करते थे। तो इस सिस्टम को भी इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। उन्होंने किसी भी तरह के प्राइवेट एक्टिविटी में, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने से कंपनी सर्वेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये आज की ही तरह आप कंसीडर कर सकते हैं। आज किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जॉब के साथ कोई और काम करना अलाउड नहीं है जहाँ पे उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले। तो ये भी उस टाइम पे भी उन्होंने यही सिस्टम एस्टैब्लिश किया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। साथ में देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उन्होंने उसको, टू एडमिनिस्टर द होल बंगाल। इवन मद्रास और बॉम्बे को भी एडमिनिस्टर करने की उनको पावर दी।
तो उनको किसी की सपोर्ट भी चाहिए थी। तो इसी एक्ट के थ्रू इन्होंने, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने 4 और मेंबर्स को ऐड किया, 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया ताकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट कर सके। इन 4 मेंबर्स, देखिए 4 हो गए, 4 एडिशनल मेंबर प्लस गवर्नर जनरल, ये जो 5 लोगों की बॉडी थी इसको कहा जाता था दैट इज द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द कंपनी। इसको गवर्निंग काउंसिल ऑफ द कंपनी कहा जाता था, और हम कह सकते हैं इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। और ये इसी काउंसिल के थ्रू जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, पूरे देश को, पूरे बंगाल को, इवन मद्रास और बॉम्बे को भी एडमिनिस्टर कर रहे थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ये एक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये एक्ट तो चल रहा था, इस एक्ट में भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अमेंड किया पहली बार इस एक्ट को 1781 में। तो इसको कहा गया दैट इज़ द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बट उसके बाद इनको नीड पड़ी कि नहीं, हमें एक फुल फ्लेज एक्ट लेके आना पड़ेगा ताकि हम ये जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी भी रिफॉर्म नहीं हुई है, उसको रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए इन दी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इस एक्ट का मेन मकसद था जो रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को सॉल्व करना। और इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अनअकाउंटेबल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इन्होंने इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको अकाउंटेबल बनाया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट इज़ नाउ थ्रू दिस एक्ट इट इज़ अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो देखिए, इस एक्ट के फीचर्स क्या थे। सबसे पहले, इस एक्ट के थ्रू उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कमर्शियल अफेयर्स को और पॉलिटिकल फंक्शंस को, कमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। इन्होंने कमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को एडमिनिस्टर करने के लिए एक अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, अलग तरह के ग्रुप बनाए। तो देखिए, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्निंग बोर्ड बनाया गया, उसको कहा जाता है दैट इज BOC। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे कंपनी के, देश को एडमिनिस्टर करने के जो फंक्शंस थे, वो इन्होंने BOC को रेफर कर दिए, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कर दिए, डेलीगेट कर दिए, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने कमर्शियल फंक्शंस को एडमिनिस्टर करे, ना कि पॉलिटिकल फंक्शंस को। पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। अब जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे, जिसमें से 2 मेंबर ब्रिटेन की कैबिनेट के मेंबर थे, और जो 4 मेंबर थे वहाँ के 4 मेंबर प्रीवी काउंसिल से थे। ठीक है, प्रीवी काउंसिल से थे। आई होप आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये समझ आया होगा। पॉलिटिकल फंक्शन तो गवर्निंग बोर्ड दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डेलीगेट कर दिए गए। अब जो ये कमर्शियल फंक्शंस थे, कमर्शियल फंक्शंस को भी एडमिनिस्टर करने के लिए इन्होंने एक गवर्निंग काउंसिल बनाई। उस गवर्निंग काउंसिल को कहा गया दैट इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, देखिए ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इनको अलाउ किया गया कि ये जो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से हैं, जो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बताई, ये वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, बट अब इनका नंबर रिड्यूस कर दिया गया था। नंबर वॉज रिड्यूस टू 3। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की, 4+1 था, जिसमें एक गवर्नर जनरल थे। अब ये जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेन फंक्शन था, इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेन फंक्शन था दैट इज टू रेगुलेट
कोर्ट ऑफ दैट इज टू रेगुलेट दी कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मैनेज कर सके कमर्शियल अफेयर। और इनकी जो स्ट्रेंथ थी इसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 4+1 टू 3+1, ठीक है, 3+1। और इसमें जो गवर्नर जनरल थे, इस 4 लोगों की कमेटी में जो गवर्नर जनरल थे, इसमें उनको वीटो पावर दे दी। मींस अगर मेजॉरिटी कुछ डिसीजन लेती है और अगर गवर्नर जनरल चाहे तो उस डिसीजन को चेंज भी कर सकते थे। और इस एक्ट के थ्रू भी जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको उनकी इंडिपेंडेंस से कंप्लीटली डिप्राइव कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे इस एक्ट के थ्रू, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ग्रेटर पावर दे दी गई इन टर्म्स ऑफ वॉर, रेवेन्यू और डिप्लोमेसी के रिलेटेड। मींस ये बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के मैटर्स, बंगाल के किसी भी मैटर को लेके, दैट इज़ वॉर का मैटर हो या रेवेन्यू का मैटर हो या डिप्लोमेसी का मैटर हो, उनमें इनको ज़्यादा पावर दे दी गई और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको उनकी पावर से डिप्राइव कर दिया गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं इस रूल के, इस एक्ट के। सिग्निफिकेंस क्या है, जो कंपनी की टेरिटरी थी, ठीक है, अब उसको नया नाम दिया गया कि अब वो कैसी कहलाई जाएगी। पहले जो कंपनी की टेरिटरी मानी जाती थी अब उसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया माना जाएगा कि नहीं, अब वो ब्रिटिश पोजेशन है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी देगी। आप जानते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने आपको बताया 6 मेंबर से बनाई गई थी, जिसमें 2 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और 4 प्रीवी काउंसिल के थे। तो इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। मींस अब जो कंपनी थी, कंपनी का काम सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखे, देश को कैसे चलाना है, वॉर करनी है, डिप्लोमेसी, रेवेन्यू होगा, उसको देखते हुए सारी पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी गई। कंपनी सिर्फ एक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो एक प्योरली सिर्फ कंपनी ही बन के रहेगी वहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, पिट्स एक्ट की ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और एक और चीज़ देखिएगा, पिट्स एक्ट के बाद पिट्स एक्ट में के बाद होता क्या है, पिट्स एक्ट के बाद 1786 में एक और एक्ट बनाया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पास किया, जिसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एक्ट। और इस सप्लीमेंट्री एक्ट के ही थ्रू जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको इंडिया का सेकंड गवर्नर जनरल बनाया गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पिट्स एक्ट के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने प्रोसेस स्टार्ट किया, ये जो पिट एक्ट में जो चेंजेस लाए गए टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ये रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें टिल 1858 तक, जब खुद ब्रिटिश के क्राउन ने सारी पावर को अपने हाथ में लिया, तब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया पिट्स इंडिया एक्ट ने, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए नेक्स्ट एक्ट आता है, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। चार्टर एक्ट से पहले भी एक चार्टर एक्ट बनाया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के पहले भी एक छोटा सा चार्टर एक्ट था, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए इस एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस नहीं लाए गए, बस इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया। जो हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने इस एक्ट का ही रेफरेंस लेके एक थ्योरी लेके आए, दैट इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए इस एक्ट में हुआ क्या, इस एक्ट में ये कह दिया गया कि जो होम गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, जो मीन ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं जो आज ब्रिटेन में रह रहे हैं, उनको उनकी जो सैलरी होगी वो इंडिया में जो पैसे अर्न हुए होंगे उसमें से दी जाएगी। मीन्स इंडिया के ही पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा ब्रिटेन में बैठे हुए जो ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देने में। तो इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और ये कहा गया कि ये एक तरीका है जो मतलब इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करने का। ब्रिटिशर्स बेसिकली अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंग्लैंड में रह रहे थे, उनकी सैलरी और उनकी पेंशन इंडिया के रेवेन्यू से दे रहे थे। तो दिस वाज कंसीडर एज अ स्टेप टुवर्ड्स द ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ।
बस इस एक्ट में इतना सा ही छोटा सा क्लॉज था। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या है, देखिए इसको मान सकते हैं कि एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के थ्रू, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। देखिए इस एक्ट में हुआ क्या, फिर से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश क्वीन थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्टर में एक्सटेंशन हुई 20 साल के लिए। दूसरा, यहाँ पे होता क्या है, जिनको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह रहे थे, अब उनको फिर से रीडेजिग्नेट किया गया। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होंगे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल उस टाइम पे बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, दैट इज द विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको बनाया गया। नेक्स्ट कि जो बंगाल, जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे, जिनकी पावर पहले ही डिप्राइव कर दी गई थी, बस उनके पास एक ही पावर थी, दैट इज अपने एरिया को लेके लॉ बनाने की। अब इनसे वो पावर भी छीन ली गई, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से भी डिप्राइव कर दिया गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को लेके तो पावर थी इनकी ओवर दी मद्रास एंड बॉम्बे, अब इनके पास एक्सक्लूसिव पावर आ गई पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाने की। अब ये पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया को लेकर लॉ बना सकते थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इनकी पावर डिप्राइव कर दी गई बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की, गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे, अब उनको सुप्रीम पावर दे दी गई। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अब देखिए इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी, अब देखिए इस एक्ट के थ्रू एक और चीज़ हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी एक्ट कर रही थी, अब उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब क्या है, अब इसमें ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी टेरिटरी है इंडिया में, ठीक है, अब वो इस टेरिटरी के ओनर्स नहीं है, अब वो इस टेरिटरी को बेसिकली टेरिटरी के एक तरह से ट्रस्ट हैं। और ये असली टेरिटरी किसके नाम पे है, ये टेरिटरी जो ब्रिटेन की क्वीन थी, मींस जो क्राउन थी, क्राउन की टेरिटरी होगी। मींस अब ये क्राउन के लिए इस एरिया को एडमिनिस्टर कर रहे थे, जैसे चौकीदार कहते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह का चौकीदार बना दिया गया ऑफ द होल ब्रिटिश इंडिया। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और यही एक्ट था जिसके थ्रू ये पहला स्टेप उठाया गया कि ओपन कंपटीशन, सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन, मींस इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ये स्टेप इंट्रोड्यूस किया गया। बट इस प्रोविज़न की खुद ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसकी ऑपोजिशन की, और इनकी ऑपोजिशन के बाद इस प्रोविज़न को नेगेट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया इस चार्टर एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट में से। आई होप आपको ये चार्टर एक्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द मेकिंग एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या है। अब देखिए ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, हम कह सकते हैं कि ये एक फर्स्ट स्टेप था। इसने आज आपको जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में दिख रही है, आज आपको जो ये सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में दिख रही है कि मीन्स जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहे हैं और लेजिस्लेचर अपना काम कर रहे हैं, इसमें पावर, इसमें भी सेपरेशन आपको दिख रही है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि एक प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ये इसकी फाउंडेशन इस एक्ट के थ्रू, इस चार्टर एक्ट के थ्रू इंडिया में रखी गई। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू इंडिया में इस प्रोविजन की नींव रखी गई। इस एक्ट ने ओपन कंपटीशन, देखिए जो चार्टर एक्ट 1833 में नहीं हो पाया, अब इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया कि सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन होगी, और इसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तो ये रखा गया। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के चेयरमैन थे दैट इज द लॉर्ड मैकॉले। 1854 में कमेटी बनाई गई फॉर ओपन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके कमेटी के मेंबर बनाए गए लॉर्ड मैकॉले। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल के सेपरेट किए गए कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग काम करेगी और गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग काम करेगी। ये जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें 6 और मेंबर्स को ऐड किया गया, 6 और मेंबर्स को ऐड किया गया, जिसमें से
2 जुडिशरी के मेंबर होंगे जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और कोई हाई प्रेस्टीज के जज होंगे, साथ में 4 और रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और ये 4 रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम के जो 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 4 उस टाइम की 4 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी इंडिया में, दैट इज बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन चारों प्रोविंसेस में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा, चारों रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा। अब देखिए, ये जो काउंसिल है, मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अब स्ट्रेंथ होगी, 6 मेंबर ऐड हुए। पहले पावर किसके पास थी? पहले थी दैट इज 3+1 के पास थी पावर। अब इसमें 6 और मेंबर ऐड हो गए, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल की? दैट इज 10। और इसी गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला गया दैट इज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और मैंने जैसे आपको बताया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में से हुए, इवन आगरा में से भी बाद में इसमें चेंज किया गया, आगरा में से भी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, आगरा में से भी इसमें रिप्रेजेंटेशन भेजी जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ये 4 एवोल्यूशनरी स्टेप्स कि किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।